Hello everyone. In this video we will read the French Revolution and the idea of the nation. Students, this is second video of lesson 1 history, which name is the rise of nationalism in Europe. In previous video हमने फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाए गए एक चित्र को एक्सप्लेन किया था. आई होप आपको वो समझ आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. नेशनलिज्म की फर्स्ट भावना जो थी वो सबसे पहले कब सामने आई? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई. As you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रांस जो था 1789 के टाइम, फ्रांस का पूरा भूभाग जो था वो एक निरकुंस राजा के कंट्रोल में था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेज आए, जो राजनीतिक और संवैधानिक जो बदलाव वहाँ पर आए, उन बदलाव का क्या इफेक्ट रहा? उनसे जो सॉवरेनिटी थी, प्रभुसत्ता थी, या हम कहेंगे कि गवर्नमेंट थी, या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो सिस्टम था वो अब मोनार्की सिस्टम से किसके हाथ में आ गया? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि फ्रांस में रहने वाले लोगों के पास आ गया. वो मतलब कि वहाँ मोनार्की सिस्टम नहीं रहा. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny. इस क्रांति ने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि अब फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूट होगा, जो राष्ट्र का गठन होगा, देश का जो गठन होगा, वो अब लोगों द्वारा किया जाएगा. और उसको कैसे चलाना है, देश को क्या सिस्टम रहेगा, वो अब वहाँ पर रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत से, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंगेस्ट द फ्रेंच पीपल. शुरुआत से ही जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे कि फ्रांस के लोगों में एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी की पहचान मिले. कोलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब सामूहिक पहचान. यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स. जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहने वाले सभी लोग क्या हुए? इंडियन हुए. तो ये हमारी क्या है? ये हमारी कोलेक्टिव आइडेंटिटी है. वैसे तो हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई गुजरात, तो स्टेट में अलग अलग रहने के बावजूद भी हमारी कोलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हम सब क्या है? इंडियन है. तो ऐसे ही वहाँ के जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी ऐसे काफ़ी सारे कदम उठाए जिनसे कि वहाँ के लोगों को भी एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी मिल सके. द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, एंड ली सिटोयन द सिटीजन emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम हमारे इंडिया में कहते हैं कि मातृभूमि, ऐसे ही फ्रांस के लोगों ने एक आइडिया अपनाया, वो था ला पैट्री का. ला पैट्री मतलब फादरलैंड. जैसे हम मातृभूमि कह रहे हैं हमारे इंडिया की लैंड को, ऐसे ही उन्होंने फ्रांस की लैंड को पितृभूमि कहा. पिता की भूमि की फ्रांस पिता है और उसमें रहने वाले सभी सिटीजन वहाँ के बच्चे हैं. तो ये वो आइडिया है जिससे कि सभी को वहाँ पर क्या मिले? इक्वल राइट्स. और किसके अंडर मिले? ये कॉन्स्टिट्यूशन के, कि संविधान में सबके लिए क्या हो? इक्वल राइट्स हो, और सबके लिए ये आइडिया हो ला पैट्री का और ली सिटोयन का, कि सभी वहाँ के सिटीजन है और वो जो जगह है, वो जो लैंड है, वो फादरलैंड है, मतलब सभी की पितृभूमि है. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, एक नया फ्रांसीसी झंडा
तिरंगा वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, जो पुराने वाले जो झंडे को रिप्लेस किया, पुराने वाले झंडे को हटाकर एक नया झंडा बनाया गया ट्राई कलर, जिसका नाम रखा गया। The States General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। स्टेट जनरल चुना गया वहाँ के लोगों द्वारा और उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम अब स्टेट जनरल की बजाय नेशनल असेंबली रख दिया गया। न्यू ह्यूमन्स वर कंपोज्ड, नई यहाँ मैं बोलूँगी प्रार्थनाएं बनाई गई। ओथ्स टेकन, शपथ ली गई। एंड मार्टरेज कोमेमोरेटेड, यानी कि शहीदों का गुणगान किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब नेशन के नाम पर किया गया। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, एक केंद्रीय प्रशासनिक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि उस एरिया में रहने वाले, उस भूभाग पर रहने वाले सभी लोगों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले और उन लोगों के लिए समान क्या बनाए गए, लॉज बनाए गए, समान कानून बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडोप्टेड, और यहाँ चेंज किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज मतलब कि आने जाने पर जो टैक्स लगता था वो अब क्या कर दिया गया, अबोलिश्ड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। और जो यूनिफॉर्म सिस्टम था वेट और मेजर का, यानी कि हमने 9th में पढ़ा भी था बेटा कि पहले जो था एक जगह से दूसरी जगह जाने पर वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम था वो अलग अलग था, जिससे कहीं पर लॉस होता था और कहीं पर प्रॉफिट होता था, तो ये ठीक नहीं था। इसकी जगह अब न्यू सिस्टम बनाया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब कि सभी जगह क्या होगा, सेम मेजरमेंट होगा, ये अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। अब वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो उनको डिस्करेज किया गया, जो मतलब कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स की जो लैंग्वेज थी उनको ख़त्म करके फ्रेंच को, जो कि पेरिस में लिखी और बोली जाती थी, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बनाया गया नेशन की। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation of liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. तो ये कह रहा है स्टूडेंट्स की जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये घोषणा भी की कि ये फ्रांसीसी राष्ट्र का एक मिशन है और उस मिशन के अंडर वो फ्रेंच पीपल्स को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो वहाँ पर जो एब्सोल्यूट मोनार्क था, जो निरकुंज जो सिस्टम था, उनसे उन लोगों को क्या कराएंगे, मुक्त कराएंगे। और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वो लोगों की हेल्प करेंगे, जो दूसरे जो यूरोप के जो देश थे उन देशों के लोगों की भी वो रिवोल्यूशनरीज क्या करेंगे, उनकी भी वो हेल्प करेंगे। किस चीज़ के लिए, टू बिकम नेशन, एक राष्ट्र बनाने के लिए, पूरे फ्रांस को एक राष्ट्र बनाने के लिए ये रिवोल्यूशनरीज की डिक्लेरेशन थी। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। तो ये कह रहा है कि जब यूरोप में होने वाले इवेंट्स की खबर जब दूसरी सिटीज़ में, यूरोप की दूसरी सिटीज़ में पहुंची, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने भी जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। अब इन एक्टिविटीज से क्या हुआ, इनसे एक रास्ता मिल गया रिवोल्यूशनरीज को, जो कि
कहाँ पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में अपना क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। मतलब कि इन यहाँ के लोगों को भी वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम था उनसे इनको मुक्ति दिलाना चाहते थे। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब इन जो रेवोल्यूशनरी वार्स हुए, जो क्रांतिकारी युद्ध हुए, इनसे जो फ्रांस की जो आर्मी थी उन्हें एक आइडिया मिल गया कि कैसे वो नेशनलिज्म को अब्रोड मतलब दूसरे देशों में भी ले जा सकते हैं। तो वो कैसे ले जा सकते थे, इवेंट्स के द्वारा जो फ्रांस में हो रहे थे, और इन इवेंट्स की खबर स्टूडेंट्स दूसरे जो फ्रांस के पार्ट्स थे, यूरोप की दूसरी जो सिटीज़ थी वहाँ पर हो रही थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे कि उन्हें भी मोनार्क सिस्टम से क्या मिले, आज़ादी मिले। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम हमारे नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम नेपोलियन की बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि नेपोलियन के कंट्रोल में जो एरिया आया उसमें उसने बहुत से रिफॉर्म्स की शुरुआत की, बहुत से सुधारों की शुरुआत की, जिनकी शुरुआत फ्रांस में पहले से हो चुकी थी। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. नो डाउट कि नेपोलियन ने जो फ्रांस में डेमोक्रेसी सिस्टम आया था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको क्या किया, उसको डिस्ट्रॉयड किया, मतलब उसको हटा दिया, और फिर से मोनार्की सिस्टम की तरह ही उसने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। और उसने बहुत से ऐसे क्रांतिकारी प्रिंसिपल्स भी बनाए जिससे कि उसका सारा सिस्टम जो था वो क्या बने, वो रैशनल बने, मतलब कि एक सिस्टम वाइज काम चले और प्रभावित बने। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड। अब ये सिविल कोड ऑफ 1804 स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, इसी को ही नेपोलियन कोड भी कहते हैं। और ये कब लागू किया गया, ये किया गया 1804। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, स्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस कोड में क्या किया गया, इसमें जो बर्थ राइट थे वो सारे हटा दिए गए, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबको क्या दिया गया, समानता दी गई। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉ थे वो भी सिक्योर्ड किए गए। और दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और स्टूडेंट्स नेपोलियन के इस कोड में जो फ्रेंच के कंट्रोल में और जो एरिया आते थे वहाँ भी इसको लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मन, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडोम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो अब ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि नेपोलियन ने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड में, इटली और जर्मनी में, वहाँ भी नेपोलियन ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया और फ्यूडल सिस्टम को अबोलिस्ट किया। फ्यूडल सिस्टम मतलब किसानों पर जो टैक्स लगता था, जो कि बढ़ाया ही जाता था हर बार, उसको अब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उसने किसानों के ऊपर और भी जो लगने वाले ड्यूज थे, जो जितने भी टैक्स थे या जितने भी ज़मीन से रिलेटेड टैक्स थे, वो सारे क्या किए, ख़त्म कर दिए गए। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और शहरों में भी जो कारीगर्स पर जो टैक्स लगते थे वो भी नेपोलियन ने क्या कर दिए, बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, उनको सुधारा गया। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ये कह रहा है कि किसान और कलाकार जो वर्कर्स थे या बिजनेसमैन थे, अब वो अपनी नई आज़ादी को इंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेंस टू रियलाइज द यूनिफॉर्म
large standardized weights and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange the goods and capital from one region to another. अब बिजनेसमैन और जो छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, सामान बनाने वाले स्टूडेंट्स, वो लोग अब समझने लग गए थे कि यूनिफॉर्म लॉ जो है वो उनके लिए बेनिफिशियल है। कैसे कि यूनिफॉर्म लॉ होते हैं जो सब पर इक्वली अप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ हम वेट्स एंड मेजर्स की बात कर रहे हैं, करेंसी की बात कर रहे हैं, तो जब ये सब पर इक्वली होंगे तो लोगों को अब क्या होगा, लोगों को अब सामान की मूवमेंट्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने में अब उन्हें क्या हो जाएगा, आसानी होगी। क्योंकि पहले उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी कि वेट्स और मेजर जो था तोलने का और नापने का जो तरीका वो सभी जगह अलग अलग होने की वजह से उन्हें कहीं पर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था, कहीं पर प्रॉफिट होता था, तो उससे सिस्टम सही नहीं बनता था। लेकिन जब से यूनिफॉर्म लॉज नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया तब से उन्हें ये थोड़ा अब सिस्टम क्या लगने लग गया, इजी लगने लग गया। हावेवर इन द एरियाज कॉन्क्राइड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। फिर ये कह रहा है कि वहाँ के जीते हुए एरिया में लोगों की जो फीलिंग थी वो सबकी सेम नहीं थी। मतलब किसी को ये सिस्टम अच्छे लगते थे, किसी को ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा। इंटेंसली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसल्स, मैंज, मिलान एंड वर्सा द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। शुरुआत में इस सिस्टम का वेलकम किया गया इन सभी जगह पर जो मैंने अभी ये पढ़े हैं, जैसे मेंज, मिलान और वर्सा, ब्रसल्स में इस सिस्टम का वेलकम किया गया कि लोगों में ये फीलिंग भी आई कि शायद इससे उन्हें क्या मिल जाएगी, लिबर्टी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। बट द इंटाइल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। लेकिन लोगों के अंदर ये फीलिंग जल्दी ही बदल गई, जल्दी ही ये दुश्मनी में बदल गई जैसे जैसे लोगों को समझ आया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो बन रहा है ये उन्हें आसानी तो है इनसे उनको, लेकिन इनसे उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम छीनी जा रही है। मतलब कि नेपोलियन ने भी धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया था, मोनार्की सिस्टम शुरू किया। मतलब अपना ही रूल, अपने ही सिस्टम बनाने शुरू किए गए जो लोगों को बाद में समझ आने लग गए, जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं थे। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंसर्पेशन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब बढ़े हुए जो टैक्स थे और सेंसरशिप जो कंट्रोल था कि कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे, उस पर कंट्रोल कर लिया था नेपोलियन ने। और फोर्सली लोगों को फ्रेंच आर्मी में लिया जाता था क्योंकि पूरे यूरोप को जीतना चाहता था नेपोलियन, इसलिए वो अपनी आर्मी बढ़ाना चाहता था। इन सब से लोगों को अब समझ आ रहा था कि उन्हें जो फ़ायदा हुआ था, उनके जो फ़ायदे थे वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कारण अब उन्हें ज़्यादा फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा दिखने लग गया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक चित्र दिया गया है, ये फिगर 0.5 है। ये मैं बता दूं क्या है, ये नेपोलियन को दिखाया गया है इसमें, और राइनलैंड का एक डाकिये के रूप में नेपोलियन को दिखाया गया है जो कि क्या कर रहा है, आ रहा है वो, और उसने उसके थैले से देखो यहाँ लेटर्स नीचे गिर रही हैं, चिट्ठियाँ नीचे गिर रही हैं और इन पर कुछ लिखा हुआ है। तो इनके ऊपर उन एरिया के नाम लिखे हुए हैं, उन रीजन्स के नाम लिखे हुए हैं जहाँ पर नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा या जहाँ उसकी हार हुई। तो ये दिखा रखा है इस चित्र में। अब मैं दूसरा चित्र भी थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो है ये ज्वेबरकेन जर्मनी का एक शहर है। वहाँ पर जो फ्रेंच आर्मी है वो एक ट्री की प्लांटिंग कर रही है। ये जो ट्री दिख रहा है हमें, और इस ट्री को यहाँ नाम दिया है ट्री ऑफ लिबर्टी। अब ये जो प्रिंट है ये एक जर्मन के ही एक पेंटर ने बनाया है जिसका नाम है कार्ल कास्पर
फ्रिट्ज, और जो दिखा रहा है कि किस तरह ज्वेबर केन में फ्रांसीसी जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मी, वो कैसे अपना एक उग्र रूप दिखा रही है लोगों को, और लोगों को वो ये भी कह रही है कि वो अब मोनार्क सिस्टम से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो अपना भी रौब ज़्यादा दिखा रही है। तो यहाँ फ्रेंच आर्मी को स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं उनकी ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म में, और साइड में वो एक किसान से गाड़ी छीनते हुए दिख रहे हैं। इधर कुछ लोग महिलाओं को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक किसान ने घुटने टेक रखे हैं जो कि माफ़ी मांग रहा है या कैसे भी। और जो ये लिबर्टी का जो ट्री है, इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है, जिस प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यानी कि जो फ्रेंच आर्मी है वो कह रही है ये चीज़ कि हमसे आज़ादी और इक्वालिटी ले लो, और तुम अपने आप को मोनार्क सिस्टम से क्या कर दो, आज़ाद कर लो। तो ये चित्र ये कह रहा था स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। अगर तुम्हें ये मेरा बताया हुआ अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी सारे, वो सब लर्न कर लेने हैं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।